मतलब एक से ज्यादा, क्योंकि इफ यू मेक अ बिगर ग्रुप यू हैव मोर पीपल विद यू, मे बी 3 4 और 5 पीपल, तो आपकी ज्यादा अच्छी डिस्कशन होती है। और उसमें आप फर्स्ट अटेम्प्ट वाले भी रख सकते हो, उसके अंदर आप रिपीट करने वाले भी रख सकते हो, सो दे कैन शेयर योर एक्सपीरियंसेस। और इसमें ये होगा कि जो फर्स्ट अटेम्प्ट वाला होगा, जब वो सुनेगा एक्सपीरियंसेस का कि एग्जाम में ये भी होता है वो भी होता है और किस किस चीज में से वो गुजर चुके हैं, तो वो जाहिर है अगर अक्लमंद हो तो वो उससे काफी गेन कर सकता है। तो सच्ची बात है, मेडिकल में या एफसीपीएस में तो इफ यू रिपीट द एग्जाम यू बिकम मोर मेच्योर। कल को जब आप क्लिनिकल प्रैक्टिस करते हो यू आर बोल्ड इनफ टू फेस योर एग्जामिनर्स ऑल्सो। इफ यू आर अगर आप एग्जामिनर्स को फेस करके निकल आए हो रिपीट करने के बाद भी, तो आप इतने बोल्ड हो जाते हो कि आप पेशेंट्स को भी उतने ही बोल्डली फेस कर लेते हो। सो इसके अंदर तो फिर आपने ना वो वाली स्ट्रेंथ एक्चुअली गेन करनी है। सो आज का जो हमारा टॉपिक है आईयूजीआर, इट्स अ वेरी कंफ्यूजिंग टॉपिक। इसकी डिस्कशन नेवर एंडिंग है एक्चुअली। थ्योरेटिकली तो इसमें बड़ा हार्ड एंड फास्ट चीज है। थ्योरी के वक्त तक तो आईयूजीआर की तैयारी करना बहुत आसान है, बट इफ यू गेट केस ऑफ आईयूजीआर इन एग्जाम इट इज स्पेशली कंसिडरिंग आर रिसोर्सेज, क्योंकि हमारे पास जो गाइडलाइन है वो है यूके या आरसीओजी की बेसिकली। We don't have ductus venosus wala Doppler all the times available. We don't have that good nursery कि हम 26 वीक्स या बिफोर इवन 32 वीक्स पे भी अगर हम फैसला कर रहे हैं तो वो बहुत बड़ा फैसला होता है हमारे लिए। तो हमने उस पेशेंट पे मैनेजमेंट को लेकर चलना है, एट द सेम टाइम गाइडलाइन को भी अप्लाई करना है, उसके रिस्क फैक्टर्स को भी रूल आउट करना है। सो इसलिए आईयूजीआर एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से या प्रैक्टिकल लाइफ में इट्स लिटिल ट्रिकी। तो इसलिए थोड़ा सा हो जाता है प्रॉब्लम। फिर एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात, हमारी जो पेशेंट्स हैं और स्पेशली जो एग्जाम में आपको पेशेंट्स मिलेंगी, दे आर नॉट दैट श्योर ऑफ डेट्स ऑल्सो। उस कंट्रोवर्सी को भी साथ लेकर चलना। सो इट्स ये एग्जैक्टली थ्योरेटिकल है नहीं। दुनिया तो बड़ी आगे तक चली गई है, अब तो एआई का जमाना है। इवन आईयूजीआर में एआई का बहुत रोल आता जा रहा है, वो एंड पे डिस्कस कर लेंगे रिसेंट एडवांसेस का। लेकिन हमने अभी अपने रिसोर्सेज में रहकर अपने पेशेंट्स की आईक्यू लेवल और उनकी कंप्लायंस को लेकर ही मैनेजमेंट करनी होगी एग्जाम में भी। तो उस तरीके से सो आज हमारे जो है डॉक्टर उम्मे कुलसूम भी आई हुई हैं, डॉक्टर फातिमा भी आई हुई हैं। आई होप कि हमारे प्रेजेंटर्स पूरे हैं। सो जी डॉक्टर उम्मे कुलसूम, आपके पास कोई केस है या फिर हम करें? मैडम मैडम आप कोई बता देंगे। अच्छा, आज मैं अनश्योर ऑफ डेट्स को नहीं ज्यादा छेड़ूंगी, वरना हम आईयूजीआर वर्सेस अनश्योर ऑफ डेट्स का एक अलग ही लेक्चर रख लेंगे, वरना आईयूजीआर रह जाएगा। सो आज श्योर ऑफ डेट्स का ही होगा। अच्छा, मैं दे दूं किसी और के पास अगर है, फातिमा या कोई जो हमारी दूसरी प्रेजेंटर है, अगर कोई सिनेरियो है तो हम वो कर लेंगे और उम्मे कुलसूम स्टार्ट कर लें। मैडम आप जी, दे दें। आप ऑल दे राइट। दें जब। सो फर्स्ट हाफ उम्मे कुलसूम कर लेंगी और सेकेंड हाफ में फातिमा आप कर लेना। जी सो मैडम। okay, so patient is primary gravida, and she is here sure of dates at 32 weeks of gestation, and on examination her fundal height is 28 weeks. How will you proceed? मैडम 32 वीक्स। Hmm. By dates. ओके। Assalamu alaikum. I have read the scenario and I am ready for the structured discussion. After Hmm. mutual introduction and consent, and I will confirm the biodata. Then I will ask the missing details of my patient. I will ask her age and education, her occupational status. Then I will inquire her LMP to calculate the period of gestation and estimated date of delivery. After that, I will ask whether she is sure of dates or not with her gestational age. I will ask how this pregnancy she conceived, whether spontaneously or by taking medication, history of the folic acid intake in the first trimester, and history of the fever flu rash in the first trimester. After that, I will ask about dating scan done or not to rule out the fetal viability, any anomaly, or to know the number of the fetus. I will inquire about the anomaly scan done or not to rule out the any structural anomaly, and I will ask about her inquire her from the mother or partner about her whether they were small for gestational age at that time, and then I will ask about the
previous history of the anomalous babies or family history of the anomalous babies in her family, and history of the per vaginal leaking or bleeding in this pregnancy, when she quickening failed, and how this pregnancy is going so far, whether according to the expectations or not, and the history of any chronic condition like chronic hypertension, diabetes with vasculopathy, chronic liver disease, chronic renal disease, and any history of drug intake like NSAIDs. And then I will ask about uh, हम्म and then I will ask about smoking history and any drug allergy history and socioeconomic. हम्म Then I will do the examination of my patient. I will calculate her BMI, take her vitals, हम्म including BP, pulse, temperature, respiratory rate. I will see the signs of anemia in conjunctiva in tongue. Then I will do the chest examination and the cardiovascular examination. Then I will check her symphysofungal height and lie presentation, amount of liquor, and the estimated fetal weight and the fetal heart sound. After that, I will do her investigations, including the complete blood count with the hemoglobin platelet count and the TLC count. I will do her midstream urine analysis to see the pus cells, protein, and sugar, hepatitis B surface antigen, anti-HCV, HIV, and the random blood sugar. Then I will do her specific test, including I want to review her dating scan, anomaly scan, and a recent obstetrical ultrasound scan to check the fetal biometry, estimated fetal weight, and the amount of lichen. And I want to do her umbilical artery Dopplers to see the हम्म SD ratio and diastolic flow, resistivity index, and the pulsatility index. हम्म ठीक है। Madam, any हम्म finding in the investigation? वो हम अभी बात करते हैं। अभी तक किसी ने जी। स्ट्रक्चर डिस्कशन में और कोई बातें ऐड करनी हो तो बताएं। मैडम मैं ऐड करूं? जी जी करें प्लीज। तो मैडम इसमें मैं ना पहले रिस्क फैक्टर रूल आउट करूंगी। इसमें एज ऑफ पेशेंट इंपॉर्टेंट है, हम्म बीएमआई ऑफ द पेशेंट एट द बुकिंग पे, क्योंकि बीएमआई अगर 18 से कम है तो वो एक रिस्क फैक्टर है, एज 40 से हम्म ज्यादा है तो वो रिस्क फैक्टर है। और सेकंड ना वो उसकी प्रीवियस कोई सर्जरी, गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी, ईटिंग यस। हैबिट, उसको रूल आउट करूंगी। स्मोकिंग हिस्ट्री एंड अदर इज एट डेटिंग स्कैन एनी abnormalities, वो रूल आउट करूंगी। और सेकंड नॉर्मल स्कैन के ऊपर कोई इकोजेनिक बॉवल एंड सिंगल अम्बलाइकल आर्टरी डॉपलर, ये सारा कुछ रिस्क वेरी गुड। फैक्टर ये। ओके सो बिल्कुल। अच्छा देखो मोमे कुलसुम, योर हिस्ट्री एग्जामिनेशन वाज एक्चुअली फाइन। वो इतना वो नहीं था, बट सच्ची बात है इसमें अगर आगे मैनेजमेंट बहुत एक्सीलेंट हुई तो पास हो गए। मैंने सिर्फ हम्म, पास होने की बात की है, मैंने ये नहीं कहा कि यू विल गेट लाइक 70% और दैट। अगर मैनेजमेंट बहुत अच्छी हो, एग्जाम में आपने 70% की तैयारी करके जानी है तो शायद 60% आएंगे। तो अभी आप बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे हो इस लेवल तक, और अभी तो मैनेजमेंट की हमने बात करनी है। सो यस, जिस तरह भी बात भी हुई, देखो इसकी जो गाइडलाइन है वो बहुत जबरदस्त है एक्चुअली। जो ग्रीन टॉप गाइडलाइन है उसके अंदर जो रिस्क फैक्टर्स है, मॉडरेट और हाई रिस्क फैक्टर्स, वो आपके फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। इट्स बेटर दैट यू शुड नॉट मिस एनी पॉइंट। व्हाई? बिकॉज वहां पे हर कोई इसको फिंगर टिप्स पे करके आया होगा। देखो आप जब वहां पे एग्जाम दे रहे हो, स्ट्रक्चर्ड डिस्कशन कर रहे हो, या एक्सटेंडेड टॉक्स है और कोई 13 कैंडिडेट्स हैं और वो ये इसी स्टेशन में से गुजर रहे हैं, और वो सारी बातें बोल रहे हैं जैसे कि गैस्ट्रिक बाईपास, बीएमआई, क्रोनिक रीनल डिजीज, देयर आर सो मेनी थिंग्स आपने कुछ कवर भी की हैं, बट आप मिस नहीं कर सकते क्योंकि आपने हिस्ट्री में पीछे ही लग जाना है उसके कि उसका फंडल हाइट 28 वीक्स पे है क्यों। दैट्स अ वेरी बिग फाइंडिंग इन एनी पेशेंट। you are going to break this news to a patient कि आपका आपका बेबी की ग्रोथ रिस्ट्रिक्टेड बेबी है। तो शी विल हैव मेनी क्वेश्चंस टू आस्क के क्यों हुआ, कैसे हुआ, कब से पता चला, क्या शुरू से ही था, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो वो तो जब आपने हिस्ट्री पूरी ली होगी तो तभी आप जवाब दे सकोगे ना उसको। तो वो हिस्ट्री लेना बहुत जरूरी है, एक चीज। दूसरी चीज ये आप सबको मैं बताऊंगी कि जब भी कोई आपको एग्जाम में इस तरह का सिनेरियो आए जिसके अंदर आपका डायग्नोसिस टाइप दिया जा रहा हो एग्जामिनेशन फाइंडिंग के साथ, जैसे कि आपको कहा जाए कि उसकी लार्ज फॉर डेट्स स्पॉन्डिलाइट है,
या उसकी स्मॉल फॉर डेट स्पंडल हाइट है, या गायनी का कोई केस है जिसमें मैस एब्डोमेन इस तरह का है, तो यू ऑलवेज मेक अ डीडी। आप डायरेक्ट आईयूजीआर समझ के या डायरेक्ट एक डायग्नोसिस बनाकर नहीं चलते, आप हमेशा डिफरेंशियल डायग्नोसिस बनाते हो। और वो अब इसके अंदर आप लीकिंग की भी एक हिस्ट्री लोगे, कि डिटेल्ड हिस्ट्री के उसको कई क्योंकि स्मॉल फॉर डेट्स फंडल हाइट आ गई ना। और उसके अलावा यस एनॉमलस बेबीज का आपने डिटेल में पूछा था, बट इसके अंदर ओलिगोहाइड्रोएमनियोस की सारी डीडी बहुत इंपॉर्टेंट थी, कि कहीं स्कैन पे कहीं बेबी का किडनी डिजीज तो नहीं आई हुई, कोई यूरिथ्रल ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं आई हुई, कोई उसका लीकिंग का तो नहीं प्रॉब्लम हो गया, ये वो। तो आपने स्मॉल फॉर डेट्स का पहले एक डीडी माइंड में बनाना है, और उसके बाद आपने वो सारा करना है। अनश्योर ऑफ डेट्स को भी मैंने छेड़ा नहीं है, कि वो एक अलग उसकी पूरी क्लास है। ये फंडल हाइट 28 वीक्स है और 32 वीक्स बाय डेट्स है। हाउ आर यू श्योर दैट शी इज रियली एट 32 वीक्स बाय डेट्स इस वक्त हमने, बिकॉज वी नीडेड टू डिस्कस आईयूजीआर। सो यस आपने बिल्कुल इसी तरह, सो हिस्ट्री आईयूजीआर की बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल उसी तरह जैसे कि आपकी एनीमिया की हिस्ट्री, क्या आपने उसकी कॉज पे जाना है। आपने स्मोकिंग की हिस्ट्री, यहाँ तक कि अगर उसका हस्बैंड की स्मोक, तो इफ शी इज अ पैसिव स्मोकर, लाइक इफ हर हस्बैंड स्मोक, तो भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और अल्कोहल इनटेक, उसका बीएमआई, तो चलो वो तो हम एग्जामिनेशन में हमने बात कर लिया। एज वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और टीन एज में हमें पता है कि पीआईएच के कितने रिस्क फैक्टर्स बढ़ जाते हैं, तो वो सारी चीजें। मेटर्नल कंडीशन में रीनल डिजीज, हाइपरटेंशन, ऑटोइम्यून डिजीजेस, कॉम्प्लेक्स कार्डियक डिजीजेस, ये सारा कितना इंपॉर्टेंट है। ये तो बिकॉज चीज प्राइमी ग्रेविडा, वरना हम इसकी प्रीवियस ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट थी। और फिर यस, बिकॉज शी इज नाउ एट 32 वीक्स बाय डेट्स, तो इसके क्या 20वें हफ्ते पे कोई अल्ट्रासाउंड ऐसा हुआ था जिसके अंदर उन्होंने कहा हो कि जी ये वो है, क्या उसे कहते हैं, यूट्राइन आर्टरी डॉपलर का कोई जिक्र हुआ था या नहीं हुआ था। आजकल जमाना बहुत ज्यादा है प्रिवेंटिव मेडिसिन का, ऑलवेज रिमेम्बर दैट। और प्रिवेंटिव मेडिसिन में बहुत ज्यादा बात होती है कि आपके रिस्क फैक्टर्स कब से पता चलना शुरू हो गए थे। और अब तो ऑब्स्टेट्रिक्स में एआई का बहुत रोल आता जा रहा है और अप्लाई भी होता जा रहा है। इवन बहुत मशीनें, अल्ट्रासाउंड मशीन भी ऐसी आ चुकी हैं कि दे अप्लाई एआई टू अ पेशेंट एंड देन दे टेल यू, अगर वो इवन अर्ली ट्राइमेस्टर में भी स्कैन कराने आई है, तो एआई विल टेल यू द रिस्क फैक्टर्स और द परसेंटेज और द इंसिडेंस दैट और द पॉसिबिलिटी दैट कैन हैपन लेटर ऑन इन प्रेगनेंसी, जिससे कि आप बहुत अर्ली उसमें इंटरवीन कर सकते हो। विच मीन्स कि वो एआई कैसे काम करेगा इसमें ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन में। अब जो अल्ट्रासाउंड की जो लेटेस्ट मशीन है, बल्कि आज मैंने क्लास लेनी थी तो मैं कुछ पेपर्स नए निकाल कर देख रही थी फीटल ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन के, तो उसमें बहुत जिक्र था एआई का, वेरी फ्रैंकली। और बहुत इंटरेस्टिंग ये बात है। और एआई कैसे अप्लाई करता है फीटल ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन के ऊपर, कि द मशीन्स हैव ऑल द सॉफ्टवेयर, के अगर आप उसके अंदर पेशेंट का डेटा डालते हो, और इस वक्त की प्रेजेंट मेजरमेंट्स जो बेबी की हैं उसके उसको वो अप्लाई करते हैं ना सिर्फ के पेशेंट के ऊपर, बल्कि पेशेंट की सारी फैमिली ट्री के ऊपर, कि उसके अंदर कितना जेनेटिकली पॉसिबिलिटी है ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन की या एसजीए की। और वो सारी कैलकुलेशंस करके उसकी पॉसिबिलिटीज इस प्रेगनेंसी में कि बच्चा ग्रोथ रिस्ट्रिक्टेड होगा या नहीं, क्या पूरा इंसिडेंस देता है। एंड दे हैड फ्यू स्टडीज आल्सो जिसमें उन्होंने बताया हुआ था कि वाकई दे वर करेक्ट, एंड बिकॉज ऑफ द अर्ली इंटरवेंशन वो चीज बच गई। सो इसलिए ये बड़ा इंटरेस्टिंग बात है। जैसे जेनेटिक्स में एआई ने टेक ओवर कर लिया है, जेनेटिक्स में यू जस्ट एंटर द डाटा ऑफ द पेशेंट, और वो फैमिली ट्री के थ्रू पूरा उसका जेनेटिकली बता देता है कि इसके अंदर ये सीए होने का चांस है। और फिर बिफोर द सीए हैपेंस द पेशेंट नोज कि ये बिकॉज ऑफ चांस था, तो उसकी स्क्रीनिंग या उसका अर्ली डिटेक्शन के सारे मेजर्स पहले शुरू हो जाते हैं उस पेशेंट के अंदर। वर्ल्ड ओवर तो ये ऑन्कोलॉजी में ये चीज बहुत हो रही है। इसी तरह हमारे ऑप्स में अब ये चीज एंटर हो रही है, जिसमें एआई इज टेलिंग यू बिफोर टाइम कि इस पेशेंट में ये पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। और फिर वो चीज हम पहले ही उसके अंदर अगर हम इंटरवेंशन कर लें तो वो चीज बच जाती है। इंस्टेड कि हम थर्ड ट्राइमेस्टर में पहुंचे और एकदम से आईयूजीआर हो गया, बिकॉज प्राइमरी ग्रेविडा में दिस कैन हैपन। तो इस वजह से प्रिवेंटिव मेडिसिन की वजह से यूट्राइन हमारे पास एटलीस्ट, चलो दो वी डोंट हैव एआई फॉर एग्जांपल, तो हमारे पास यूट्राइन आर्टरी डॉपलर तो है ना, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। यूट्राइन आर्टरी डॉपलर आपको तकरीबन आई थिंक इसका 90%, इसकी एग्जैक्ट सेंसिटिविटी देख लेना, इसकी 90% है सेंसिटिविटी टू प्रिडिक्ट द फीटल ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन लेटर ऑन इन प्रेगनेंसी, या उसका ऑल्टर्ड डॉपलर आ जाए आगे जाके। तो इसलिए आपने पेशेंट से खुद भी पूछ लेना है कि क्या 5वें महीने में जो नॉर्मली स्कैन हुआ था उसमें कोई यूट्राइन आर्टरी डॉपलर का जिक्र हुआ था, कि क्या था क्या नहीं था।
तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री में। और एग्जामिनेशन में किसी ने कुछ वो बताना हो। मैडम जैसे कि ये प्राइमी ग्रेविटा थी, तो इसमें तो हम हाँ जिक्र नहीं हाँ। करेंगे ना यूट्राइन आर्टरी डॉपलर का, अगर अगर उसमें कोई एनॉमली नहीं आती। देखो, अगर तो रिस्क फैक्टर्स उसके अंदर थे तो फिर तो जी यूट्राइन आर्टरी डॉपलर का आप तब भी जिक्र कर सकते हो। ठीक है मैडम। ठीक है ना। तो जी अगर समटाइम्स पेशेंट इज अ टीनेजर, फॉर एग्जांपल 18 इयर्स की है या 19 इयर्स के, 18 19 में बहुत हाई रिस्क प्रेगनेंसी हो जाती है इन अ वे के उसमें प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन और ग्रोथ रिस्ट्रिक्शंस एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो कितने ज्यादा कॉमन है। उसमें आप यूट्राइन आर्टरी डॉपलर बिल्कुल 5th मंथ में करा लेते हो। यूट्राइन आर्टरी डॉपलर बहुत ज्यादा यूज ऑफ रिसोर्सेज नहीं कर रहा होता जी इस मैडम। वजह से। ठीक है ना। सो गुड। सो एग्जामिनेशन वाज ऑल राइट, बट अगेन एग्जामिनेशन को थोड़ा ज्यादा हम एलैबोरेट करके अगर बात कर लें तो वो बहुत अच्छा रहता है। बीएमआई वाज गुड। बीएमआई और वो सारा जनरल फिजिकल आप कर लोगे। और इसमें ऑप्स का एग्जामिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑलवेज रिमेंबर, डजंट रियली मीन दैट इट्स अ केस ऑफ आईयूजीआर और एसटीए, इट कैन बी अ केस ऑफ लीकिंग आल्सो। सो नो डाउट हिस्ट्री में आपको 50% तो ये पता वाला चल गया है कि लीकिंग का केस नहीं है। हेलो लेकिन चाचा, फिर भी आप जब इसको एग्जामिनेशन चाबी करोगे तो वो पता लग जाएगा। सॉरी, जस्ट इसको जल्दी आलू वाले पराठे। आलू वाले चार पकाना। बहुत अच्छे पराठे बनते हैं। सो जब आप ऑप्स का एग्जामिनेशन करोगे तो यस, फंडल हाइट मेजरमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर वहां पे एग्जाम में मैंने ये देखा है कि लोगों के हाथों से मेजरिंग टेप्स गिर रही होती है। फंडल हाइट में बड़ी टेंशन पड़ जाती है, बिकॉज नॉर्मली हम फंडल हाइट फिंगर से मेजर करते हैं, हाथों से। और वहां पे मेजरिंग टेप लेनी पड़ जाती है, और फिर मेजरिंग टेप पे वो चीज नहीं आ रही होती जो आपके फिंगर्स पे आ रही होती है। इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट एडवाइस देखो, दिस फंडल हाइट मेजरमेंट या इज गोइंग टू हाँ मेक और सर। ब्रेक द डे फॉर यू। बेटा ठीक है, अगर आप फंडल हाइट ही गलत बोल दोगे तो आपका कोई माफी नहीं है। सो ऑलवेज रिमेम्बर, रिलाई ऑन योर हैंड्स। जो आप 4 साल से करते आ रहे हो अपनी ट्रेनिंग में, हमेशा से आपने वो ही करना है वहां पे। आप अपने हाथों से मेजर करो, एस्टिमेटेड बेबी वेट मेजर करो, जो आप अपनी ट्रेनिंग में करते आ रहे हो। आई नो ट्रेनिंग में इतनी आदत हो जाती है फंडल हाइट और एस्टिमेटेड बेबी वेट देखने की, कि आपके शायद आपकी एस्टिमेशन ऑफ बेबी वेट गेट्स ज्यादा एक्यूरेट होता है एज कंपेयर टू द अल्ट्रासाउंड फाइंडिंग ऑल्सो, विच इज वेरी गुड एक्चुअली। सो उसी कॉन्फिडेंस के साथ आपने जाना है, जिस कॉन्फिडेंस के साथ एज 4th ईयर रेजिडेंट सीनियर मोस्ट बन के आप लेबर रूम में जब ड्यूटी करते हो और पेशेंट की ऑब्स्टेट्रिकल एग्जामिनेशन जाके वार्ड में करते हो, लेबर रूम में, इमरजेंसी में, एंड यू नो एग्जैक्टली कि बच्चे का वजन इतना है और इसकी फंडल हाइट इतनी है। दिस टाइप ऑफ कॉन्फिडेंस इज एक्चुअली नीडेड इन एग्जाम ऑल्सो। डोंट थिंक कि मेरी मेजरिंग टेप पता नहीं क्या बताएगी। Sometimes, measuring tape does not, measurement does not correlate with the, hand findings. वो क्यों? मैं इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि आपने मेजरिंग टेप से भी करना है। ठीक है, एग्जाम में करना है। सो आपने हाथों से करके अपना वो माइंड तो बना लिया, जो आपने एज 4th ईयर रेजिडेंट लेबर रूम की ड्यूटी में बनाते हो, कि ये पेशेंट है, ये इसकी फंडल हाइट है और यही इसका वेट है। उसी कॉन्फिडेंस के साथ आपने बना लेना है। उसके बाद आपने मेजरिंग टेप से दोबारा से जरूर उसको मेजर करना है, सिम्फिंजियो फंडल हाइट से, वो सिम्फिसिस प्यूबिस से लेके उसकी फंडल हाइट तक रख के, जिस तरह हम करते हैं। बट उसमें परेशान ना होना कि मेजरमेंट में फर्क आ रहा है। अगर फॉर एग्जाम्पल आपको पीए पे 28 वीक्स मिला है, एंड आपने पीए पे आपको पता चल गया 1 kg का ये बच्चा है, और 28 वीक्स फंडल हाइट है, ज्यादा से ज्यादा 1.2 kg का होगा, और एग्जाम के अंदर आपने रखा है तो आपकी 26 सेंटीमीटर फंडल हाइट आ रही है, तो ये 1-2 सेंटीमीटर में उसे 28 ही बोल दो। ठीक है, बिकॉज यू नो योर हैंड्स नो कि इट इज 28 वीक्स। कई दफा बहुत ज्यादा फर्क आ रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल 28 वीक्स है लेकिन आपको लगता है 25 आ रहा है उस पे, बट यू आर श्योर विद योर हैंड्स। वो होता ही है कि मदर के बेबी बॉडी की शेप कुछ इस तरह की होती है, या वो अगर एग्जामिनर आपको उस पे पॉइंट आउट कर ही दे कि आपकी मैंने तो ये, बिकॉज वो आपके साथ खड़े होते हैं एग्जामिनेशन में और आपसे कहें कि आप तो 28 वीक्स बता रहे हो, उनके सामने आप फिंगर से भी कर लेना। अपने नॉर्मल तरीके से करना, जो आप ट्रेनिंग में करते आए हो वो गलत नहीं था, उसी तरीके से आपने करना है। सो आपने उनके सामने भी वैसे ही करना है। और उसके बाद आपने अगर आपकी मेजरिंग टेप में इधर उधर हो गया है और वो कहें कि ऐसे, तो आप कह सकते हो कि मैडम, माई पेशेंट स्पंडल हाइट इज 28 सेंटीमीटर्स,
and it may be because of the shape of the abdomen, the overall BMI of the patient. There are few other factors which are also involved, and also the ethnicity. The measuring tape measurement is actually maybe more accurate. It's my idea कि हो सकता है वेस्ट में जो भी उनका हाइट और BMI और उसके अकॉर्डिंगली वो ज्यादा एक्यूरेट आती है, बिकॉज अगर आप नोट करो तो हमारी मेजरिंग टेप पे मोस्टली वो फंडल हाइट नहीं आती जो हमारे हाथों से आती है। सो आपने अपनी क्लिनिकल फाइंडिंग उसी तरह करनी है हर पेशेंट में, चाहे वो गायनी का हो या ऑब्स का हो, जो आप ट्रेनिंग में करते आए हो। The type of confidence you have when you're senior most in your OPD, or when you are senior most like you're the fourth year resident in your training, वही टाइप ऑफ कॉन्फिडेंस लेके एग्जाम में जाना है, बिकॉज वो बिल्कुल ठीक है। और 4-5 सालों में आपको ये पता लग चुका होता है आपके हाथों को कि बिकॉज वी कैन नॉट डिपेंड ऑन द अल्ट्रासाउंड ऑल द टाइम्स व्हेन वी आर इन लेबर इमरजेंसी में। जब हम होते हैं, हमारे अल्ट्रासाउंड वाले कई दफा बड़े जूनियर लोग बैठे होते हैं, वो भी रात के 2 बजे, तो नहीं ना कोई सीनियर मोस्ट बंदा वहां बैठा होगा। तो हम जिस तरह ट्रेनिंग में हर वक्त अल्ट्रासाउंड पे डिपेंड नहीं कर रहे होते, तो एग्जाम में भी आपने वही अप्रोच रखनी है। यू शुड नो, योर फिंगर्स शुड नो एग्जैक्टली कि आप क्या एग्जामिन कर रहे हो, ठीक है। आई होप थोड़ी सी क्लैरिटी हो गई है अबाउट द फंडल हाइट, क्योंकि मैंने बड़े ये स्टोरीज भी सुनी है कि फंडल हाइट पे डिस्कशन शुरू हो गई। जी मैडम। किसी ने कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है तो बता दें, सो आई कैन टेल कि उस चीज को आप कैसे जस्टिफाई करोगे। लेकिन मेरी हर दफा यही एडवाइस होती है कि प्लीज उसी तरह करो जैसे ट्रेनिंग में करते आए हो, जैसे आपने राउंड्स में अपने सीनियर्स को देखा व्हेन यू वर फोर्थ ईयर एंड योर सीनियर्स केम फॉर द राउंड, एंड एसआरस या आपके इवन प्रोफेसर या वो जो भी वो करते रहे, डू एग्जैक्टली वट यू हैव बीन सीइंग इन द वार्ड एंड वट यू हैव बीन डूइंग इन द वार्ड, क्योंकि वो बिल्कुल ठीक होता ही है तो पेशेंट ज्यादातर ठीक होके जाते हैं ना। इस वजह से वो सारा गाइडलाइंस के मुताबिक होता है। जहां फंसो तो वो ये सोचो कि वार्ड में जब मैं खड़ी थी या ये पेशेंट मेरे पास वार्ड में होता और मैंने फैसला करना होता तो मैं क्या करती। और जो भी जहन में आए वो बोल दो, वो मोस्टली ठीक ही होता है। ठीक है, सो इस तरीके से चलना है। ठीक है। ओके। सो सो एग्जामिनेशन में आपने फंडल हाइट देखी, आपने उसका लॉन्गिट्यूडनल लाइट प्रेजेंटेशन, उसका अमाउंट ऑफ लाइकर, और बिकॉज इट्स स्मॉल फॉर डेट्स या खुदा ना खास्ता लीकिंग ना हो, तो आपने पेल्पेबल यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन पे भी कमेंट कर देना है। और उसके बाद आपने उसके फीटल हार्ट लेना है। ठीक है। ठीक है मैडम। अभी तक कोई क्वेश्चन? ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, मैं बता रही हूँ। IUGR में जहाँ फंडल हाइट कोरिलेट नहीं हो रही होती है आपके स्कैन के साथ, वहां पे सिर्फ 2 बातों पे डिस्कशन होती है, और वो अगर आप अच्छा लेके आगे चल रहे हो तो मैनेजमेंट पे बात जाती है। और वो एक है कि डेट्स कैसे शो हुई, और दूसरी बात होती है कि आपकी फंडल हाइट कैसे आई। ये बहुत बेसिक बातें लगती हैं इस लेवल पे आफ्टर डूइंग 4 years ऑफ ट्रेनिंग एंड ऑल, लेकिन एग्जाम में जाके पता नहीं क्यों इतना कंफ्यूज हो जाते हैं लोग कि इन 2 बातों पे ही अड़ जाते हैं। तो बिल्कुल नहीं अड़ना। ठीक है, उसी तरह जैसे आप फोर्थ ईयर रेजिडेंट होकर अपने जूनियर्स को भी बता रहे होते हैं ड्यूरिंग योर राउंड कि ये है तो इसका इतना ही वजन है बच्चे का, उसको उसी तरह ही लेकर चलना होता है। ठीक है, चलो गुड। ठीक है मैडम। ओके, सो इन्वेस्टिगेशंस इन्वेस्टिगेशंस आपकी ठीक थी। ओके, किसी और ने कोई इन्वेस्टिगेशंस बतानी है तो बता दे। सो यस, बेसलाइन वर ऑल राइट। यू कैन आस्क फॉर, अब इसके अंदर अल्ट्रासाउंड्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप उसका पहले डेटिंग स्कैन मांगोगे, क्योंकि हमारे लिए डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर जब आप एनॉमली स्कैन, अब नकल थिकनेस स्कैन और फिर एनॉमली स्कैन जब मांगोगे, एनॉमली स्कैन के अंदर यूट्राइन आर्टरी डॉपलर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हेयर। और उसके बाद आप उसका रीसेंट स्कैन मांगोगे। और बिकॉज शी इज एट 32 वीक्स, तो मेरा तो ये ख्याल है कि इसके अंदर आप सीरियल ग्रोथ स्कैन की भी बात कर लो, क्योंकि अगर कोई जी रिस्क मैडम। फैक्टर्स चल रहे हो तो कुछ पेशेंट्स में, जैसे कि हमारी गाइडलाइन कहती है कि 26 वीक्स के बाद ही आप ग्रोथ सीरियल ग्रोथ स्कैन्स कराना शुरू कर देते हो, या इस तरह की कुछ बातें, तो वो उस पे ये जो वाइवा है ना, इसकी एक बात डेट्स पे डिस्कशन, दूसरी बात फंडल हाइट, तीसरी बात अल्ट्रासाउंड। इट्स ऑल अबाउट दैट। और अगर आप अपनी बातों से ये चीजें जस्टिफाई करते जाओगे तो एग्जामिनर आपका टाइम नहीं वेस्ट करेगा, एंड यूल बी एबल टू मैनेज योर पेशेंट एंड सेंड हर होम विद बेबी।
ठीक है, जिसे कहते हैं जी हेल्दी मैडम। मदर हेल्दी बेबी के साथ बच्चा जाएगा। सो द थिंग इज के वो तभी होगा ना जब इन चीजों से आप निकलोगे। अगर वो 10 मिनट की डिस्कशन है फॉर द मैनेजमेंट, मोस्टली IUGR अगर केस आया तो 2 स्टेशंस पे, फॉर एग्जांपल फॉर स्ट्रक्चर डिस्कशन जिसमें हिस्ट्री इज सो इम्पोर्टेंट, एग्जामिनेशन और इन्वेस्टिगेशन है तो मैनेजमेंट और इन्वेस्टिगेशन और मैनेजमेंट या सिर्फ मैनेजमेंट का एक अलग स्टेशन भी हो सकता है। इवन 10 मिनट के अंदर अगर एग्जामिनर आपके टाइम वेस्ट किया जा रहा है कि डेट्स कैसे आपको पता है कि वो कंफर्म्ड है, क्या पता है 28 वीक्स पे ही हो और अब 28 वीक्स फंडल हाइट है, और या वो आपकी फंडल हाइट ही पकड़ के बैठ गया कि वो आपने फंडल हाइट मेजर कैसे की, कंसिस्टेंसी में कैसे फर्क आया, वुडन कंसिस्टेंसी स्टार्ट हो गई थी जब, दीज आर इररेलेवेंट बातें। तो वो आपके 5 मिनट अगर इसी में वेस्ट कर देंगे तो हाउ आर यू गोइंग टू मैनेज योर पेशेंट? सो इट शुड नॉट बी लाइक दिस। आपने अपनी बातों को ही इतना एक्यूरेट लेके चलना है कि इन चीजों पे टाइम ना वेस्ट हो। अगली क्लास में हम अनश्योर ऑफ डेट्स और IUGR कर लेंगे, राइट? सो गुड, ठीक है। मैडम इसमें हम ग्रोथ चार्ट भी मांगेंगे, ग्रोथ चार्ट जो सिम फैसल फनी में ग्रोथ देखो, है। डोंट से दोस थिंग्स व्हिच यू डोंट डिस्कस और यू डोंट मेंशन इन योर ट्रेनिंग। डू यू जी यूज दीज वर्ड्स? और आपने कभी ग्रोथ चार्ट की बात की अपने वार्ड के राउंड में? नहीं। नो आपने मैडम। कभी OPD में बैठे आपने कहा सीरियल ग्रोथ स्कैन दिखाए, राइट? जी मैडम। जी सो आपने देखो ये जो ग्रोथ चार्ट इज ओके अगर कोई MCQ में टर्मिनोलॉजी लिखी हो या वो, लेकिन व्हेन यू आर इन योर क्लिनिक और व्हेन यू आर इन योर वार्ड या व्हेन यू आर मैनेजिंग योर पेशेंट, यू नेवर, आपने नहीं ना ट्रेनिंग में ये वर्ड यूज किया। और जी मैंने आपसे इन्वेस्टिगेशन में ये नहीं कहा कि आपने वो प्लेसेंटल एंटीजन मांगना है, PA PPA, हालांकि दैट्स अ रिस्क फैक्टर फॉर दिस थिंग फॉर IUGR ऑल्सो जो हमारी गाइडलाइन में। बट वी हैव वी एवर मेंशन्ड और डिस्कस दिस पेप ए पेप और पेपे जैसे भी आप लोग बोलते हो, इस तरह ये जो ट्यूमर मार्कर तो नहीं, एक मार्कर है फॉर द ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन या प्लेसेंटल इंसफिशिएंसी, क्या हमने कभी मांगा? नहीं। इट्स इट्स प्योरली थ्योरेटिकल। ठीक है। तो आपने जी अब ग्रोथ चार्ट पे तो फिर आपको बड़ा तंग करेंगे एग्जामिनर। ठीक है। जी तो वो उस तरीके से नहीं है। हाँ, सवाल में कहीं लिखा हो जैसे आपके MCQ में या कोई सिनेरियो वहां पर लिखा है और उन्होंने कहा है कि जी ये ग्रोथ चार्टिंग हुई हुई है जिसमें परसेंटाइल में बता दें कि IUGR कहाँ से शुरू हो रहा है या ये SGA है या ये क्या है, और ग्रोथ चार्टिंग में कहीं एब्डोमिनल सर्कमफ्रेंस वर्सेस एस्टिमेटेड बेबी वेट की कुछ सेंटाइल्स उन्होंने दे दी है, तो वो दैट्स अनदर थिंग। बट जब आप एग्जाम में बात करते हो तो सीरियल ग्रोथ स्कैन्स, ठीक है। ठीक सो है मैडम। गुड। ओके, सो एनीथिंग एल्स? इन्वेस्टिगेशंस में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है इन्वेस्टिगेशंस। अच्छा, अभी हम आगे मैनेजमेंट में डिस्कस करते हैं कि ग्रोथ स्कैन्स किस तरह कराने और डॉपलर कैसे कराने। हम्म, ठीक हो गया। चलो ग्रेट। इसके अंदर तो एक्चुअली मैं आपको ये मशवरा दूंगी कि जो हमारी गाइडलाइन है जो 24 की है, लेटेस्ट गाइडलाइन, उसके अंदर जो एंड पे जाकर आपके दो बने हुए हैं फ्लो चार्ट टाइप बने हुए हैं कह लो, जिसमें रिस्क फैक्टर्स है मॉडरेट और हाई रिस्क, और जिसके अंदर एक तरह से इन्वेस्टिगेशंस कह लो हैं जिसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि आपने डॉपलर कब कब कराना है या आपने डिलीवर कब कब करना है, उसका ना किसी तरह रट्टा मार लो। नॉट बिकॉज यू विल डू एग्जैक्टली द सेम, इट डज नॉट मीन कि 26 वीक्स पे है तो वो कह रहे हैं जी 26 वीक से पहले डिलीवर कर लो तो हम वो कर देंगे, बट वी कैन एटलीस्ट काउंसल आवर पेशेंट कि अब ये इस कदर प्रॉब्लम हो चुकी है कि अर्ली जिसके कहते हैं फीटल ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन डेवलप हो गया विच इज बिफोर 26 वीक्स, तो अब हम इसको या तो वो या IUD हो जाएगा या पहले डिलीवर कर लेंगे। तो एटलीस्ट हम ये बता सकते हैं, और हम अपने अल्ट्रासाउंड वालों से मिडिल सेरेब्रल आर्टरी डॉपलर की बात कर सकते हैं, हम डॉक्टर स्पिनोसस की कुछ बात कर सकते हैं, ऑल्दो वी मे नॉट बी एबल टू मैनेज द पेशेंट लाइक दैट इन आवर सेटअप, बट एटलीस्ट उस फ्लो चार्ट से आपको ये पता होगा कि अर्ली FGR के क्या आउटकम होगा और लेट FGR में आप क्या क्या कर सकते हो। और 24 की जो गाइडलाइन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो थोड़ी सी कंपैरेटिवली नई भी है। और उसके अलावा ये कि उसके अंदर काफी कुछ चेंज हो गया, हमारी पुराने जमाने की जो गाइडलाइन थी फीटल ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन की, वो जो SGA की पुरानी गाइडलाइन थी, काफी कुछ बदल गया। पुराने में वो कहते थे चाहे SGA हो चाहे कुछ भी आप 37 पे डिलीवर कर दो, अब वो कहते हैं अगर SGA और कुछ और नहीं है तो आप 39+6 पर भी लेकर जा सकते हो, विच कैन डेफिनेटली चेंज द मोड ऑफ डिलीवरी। आपका 39+6 पे नॉर्मल डिलीवरी भी हो सकती है, ज्यादा चांसेस है। सो द थिंग इज के इसके नई गाइडलाइन ने बहुत सिनेरियोज बदल दिए। नई गाइडलाइन में बहुत ज्यादा पिछली में बहुत ज्यादा मिडिल सेरेब्रल आर्टरी का बार बार जिक्र था, इसमें है बट बहुत ज्यादा नहीं है। ठीक है। तो इसलिए नई वाली के जो फ्लो चार्ट्स खास तौर पे वो बहुत इंपॉर्टेंट है। गुड।
सो मैं कलसूम के बाद हम हमने फातिमा के साथ मैनेजमेंट करनी है। जी मैडम। ठीक है, जी फातिमा मैडम। बे बिल्कुल। सो जी, किसी ने अभी तक कोई क्वेश्चन ऐड करना है या कुछ है तो बताएं, फिर हम मैनेजमेंट शुरू करते हैं। ओके, सो जी फातिमा, सो हिस्ट्री एग्जामिनेशन इन्वेस्टिगेशंस हो गए हैं, हाउ विल यू मैनेज योर पेशेंट? मैडम आफ्टर द मिसिंग इन्वेस्टिगेशन, मैडम आप लैब्स देंगी आप हाँ मैं फाइंडिंग्स? दूंगी, आप पूछोगे तो दूंगी। Okay, madam. Madam, first of all, complete blood count with date and time for hemoglobin, platelets, and TLC. सो हर HB is 9 Okay, and rest madam. of the CBC is all right. Okay, madam. RBC's index, MCV, MCH, MCHC. Microscopic hypochromic. Okay, madam. Madam, blood group with RH factor. B positive. Okay, madam. Madam, urine complete examination for pus cells, protein, and glucose and nitrates. वो नॉर्मल है। Okay, madam. Madam, any OGTT done and any fasting and 1 hour post-prandial if present. If not, and then random blood sugar हाँ, level. GTT भी नॉर्मल है। Okay, madam. Madam, viral serology, hepatitis B surface antigen, नेगेटिव। anti-IC. नेगेटिव। Okay, madam. Okay, madam. Dating scan for crown rump length and gestation age, and at which date it occurred. वो सारा Date. कुछ जो है ना हमें 28 वीक्स का ही बताता है, इट्स एन 8 वीक स्कैन। Okay, madam. Recent scan for रीसेंट estimated fetal weight. As estimated रीसेंट fetal weight स्कैन abdominal. रीसेंट स्कैन 28 वीक्स बता रहा है, 1 kg 1.2 kg बेबी का वेट है, और Uh, SD madam, रेशियो इज हायर, okay, madam. बट देर As इज the नो ratio, एब्सेंट और रिवर्स एंड डायस्टोलिक फ्लो, वो नहीं है। madam, pulsatile index. वो भी ठीक है। Okay, madam. Madam, madam, Doppler normal है. ST डॉपलर ratio of इज ऑल राइट बट SD रेशियो इज स्लाइटली हाई। madam, and diastolic flow either reduce, वो absent, and नॉर्मल है। reverse. वो Okay, नॉर्मल madam. है। Okay, madam. Open. मैडम मैनेजमेंट स्टार्ट करूं? हाँ, लेकिन आपने नॉर्मली स्कैन और नकल थिकनेस स्कैन्स नहीं मांगे। मैडम वो मांगा था। हाँ, नॉन स्कैन ये नहीं मांगा, आपने अच्छा कहा मिस था। हो गया। वो सारा आपने कुछ भी कहा नॉर्मल था। है। यूट्राइन आर्टरी डॉपलर अवेलेबल नहीं है, अम्बिलिकल आर्टरी मैंने आपको बता दिया। और इस पेशेंट के अंदर अगर आप BP का रिकॉर्ड भी मांग लो तो वो भी जी अच्छा मैडम। रहेगा, सो वी कैन फाइंड आउट कि वो। और बाकी अच्छी बात है आपने GTT मांग लिया, बिकॉज डायबिटीज और हाइपरटेंशन चाहे वो क्रॉनिक हो या वो कैन लीड टू IUGR। और अनीमिया मैंने आपको दिया था, उसकी जरा और डिटेल्स मांगनी बहुत जरूरी थी। एक चीज के रिफ्लेक्स अभी बना लो, मैं अभी तक हम बिकॉज अभी थोड़ा टाइम है मई में, इसलिए मैं अभी बहुत फोकस्ड आपको केसेस करा रही हूँ। यानी कि अगर IUGR है तो सिर्फ IUGR ही है पेशेंट को, और उसके अंदर हमें पता है कि वो IUGR है क्योंकि उसका श्योर ऑफ डेट्स है, यहाँ तक कि डेटिंग स्कैन भी मौजूद है। इट्स अ वेरी इजी केस एक्चुअली। एग्जाम के अंदर ना तो डेट्स पता होंगी, ना हमारे पास डेटिंग स्कैन, जैसा हमारे पास वार्ड में पेशेंट्स होते हैं ना हमारे पास डेटिंग स्कैन होगा पेशेंट को। इसमें मैंने अनीमिया इसलिए साथ करा दिया जस्ट टू गिव अ हिंट कि आपने 2-3 चीजें कैसे साथ लेकर चलनी है। किसी का हेपेटाइटिस C पॉजिटिव भी आ जाएगा, किसी का साथ UTI आ जाएगा, किसी को कुछ किसी को एस्मा होगा साथ में। वैसे ही बैठे बैठे उसको एस्मा होगा, पेशेंट बैठी है वो कहेगी हाँ मैं तो इनहेलर यूज करती हूँ। ठीक है, किसी को थायराइड निकल आना है। कोई एक चीज होगी नहीं, तो ये सारी चीजें आपने लेकर कैसे चलनी है, प्लीज इस चीज के रिफ्लेक्सेस बना लो। आई डोंट नो आप लोगों का जब हमने सेशन शुरू किया मैंने एक अलग से इन्वेस्टिगेशंस की क्लास ली है, नहीं वैसे मेरे काफी लेक्चर्स ऑलरेडी हैं अबाउट ओनली इन्वेस्टिगेशंस कि आपने मुख्तलिफ चीजों को लेकर साथ साथ कवर कैसे करना है। फॉर एग्जाम्पल आपको अनीमिया दे दिया गया, आप आगे ना जाओ, आप उस HB9 के ऊपर ही पूरा वर्कअप मांग लो अनीमिया का ना। जैसे आपने ठीक है RBC इंडिसेस पेरिफेरल स्मेयर तो मांग लिया, बट सीरम फेरेटिन नहीं मांगा। डू यू रियली थिंक HB इलेक्ट्रोफोरेसिस भी कराना चाहिए या नहीं? आप वहीं पे अपना अनीमिया का पूरा मांग लो, बिकॉज 9 HB इज लेस फॉर यू, राइट? एक चीज। दूसरी चीज ये, फॉर एग्जाम्पल अगर पेशेंट का मैं कहती है हेपेटाइटिस C पॉजिटिव है तो उधर ही LFTs मांग के फारिग हो जाओ और आगे चलो। अगर LFTs नॉर्मल है तो वेल एंड गुड, अगर वो नॉर्मल नहीं है तो फिर आप कोएगुलेशन प्रोफाइल भी उधर ही मांग के आगे चले जाते हो, यानी PTA PTTI है ना। तो आपने वहीं पे बात को पूरा करके चलना है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और उसके अलावा ये है कि
क्योंकि अब देखो ना, अब ये जो पेशेंट IUGR का है, इसमें ना सिर्फ आपने उसको ट्रीट करना है, तो अनीमिया को भी तो करना है ना। जब तक फेरेटिन या HB इलेक्ट्रोफोरेसिस नहीं होगा, तो आपसे फिर जब एग्जामिनर मैनेजमेंट की बात शुरू करेंगे, तो आपको पता ही नहीं होगा कि आपने उसको IV आयरन देना भी है नहीं, बिकॉज यू नो डोंट नो कि फेरेटिन लो है या उसको HB इलेक्ट्रोफोरेसिस में गड़बड़ है या क्या है। तो इट इज, तो आपको इन्वेस्टिगेशंस देयर एंड देन उस चीज को करके वही क्लोज करके आगे चलना है। सो गुड। अच्छा, उसके अलावा जब आपने डॉपलर मांगा, अल्ट्रासाउंड आपने जब मांगा है तो ठीक है, बट इसके अंदर आए, मतलब मुझे ज्यादा अच्छा लगता अगर आप इसमें मेरे से एब्डोमिनल सर्कमफ्रेंस की मेजरमेंट अलग से मांगते हैं, बिकॉज व्हेन यू टॉकिंग, जैसे भी हमारी जो डॉक्टर हैं, डॉक्टर उमे कुलसूम, उन्होंने एक बात की बीच में कि ग्रोथ चार्ट की, तो बेशक यू आर नॉट यूजिंग दैट वर्ड, बट यू हैव टू टेल द एग्जामिनर कि आपको वो नॉलेज है, और आपके पास थ्योरी इज वेरी स्ट्रांग। फीटल ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन या IUGR के अंदर कुछ टॉपिक्स हमारे ऐसे हैं जिसमें एग्जामिनर रियली वांट्स कि आपकी थ्योरी बहुत स्ट्रांग हो, और होती है क्योंकि आप लोग थ्योरी का एग्जाम पास करके गए होते हो, तो वो सारी थ्योरी झाड़ो वहां पे। एब्डोमिनल सर्कमफ्रेंस कितना है, कौन से सेंटाइल में है, उसका एस्टिमेटेड बेबी वेट अभी कितना है, इससे पिछले वाला कोई स्कैन है, उससे अब तक इसकी ग्रोथ किस तरह से बढ़ रही है। अभी ये 28 वीक्स का है, क्या पता 26 वीक्स पे भी कोई स्कैन हुआ और 2 वीक्स में ग्रोथ किस तरह बढ़ी है। सीरियल ग्रोथ स्कैन के अकॉर्डिंगली, मतलब टेल द एग्जामिनर दैट यू आर मेकिंग द ग्रोथ चार्ट इन योर माइंड ऑलरेडी। ठीक है। सो बिकॉज फंडल हाइट कम आ गई है ना, तो ये एक बहुत आपके लिए भी बहुत बड़ी बात है। ना सिर्फ पेशेंट की तो रात की नींद उड़ जाती है ना, मतलब आप अब आप उससे कहोगे कि आपके तो बेबी की ग्रोथ पिछले 1 महीने से रुकी हुई है, 32 वीक्स बाय डेट्स आप हैं, और फंडल हाइट आपकी 28 वीक्स आ रही है, तो आप 1 महीने से तो बच्चे ने ग्रो ही नहीं किया, और उससे अगली बात जब आप बोलोगे कि आपकी तो प्लेसेंटा में रुकावट आ गई है, यानी माँ का ब्लड बच्चे को नहीं जा रहा, वहां पर एक रुकावट आ रही है, तो चाहे वो पेशेंट पढ़ी लिखी है या नहीं है, उसकी तो नींद उड़ गई ना रातों की, मतलब इट्स अ बिग थिंग फॉर द पेशेंट। और तो वो बिग थिंग आपके लिए भी उतनी बिग थिंग है, तो आपने उसकी एंड तक जानी है चीज को लेकर कि कब से, क्या 26 वीक से ही ये प्लेसेंटल इंसफिशियंसी डेवलप होना शुरू हो गई थी, या क्या होना शुरू हो गया था। तो आपने अल्ट्रासाउंड पे एक एक चीज मांगनी है, उसका अमाउंट ऑफ लाइकर, लाइकर इज सो इम्पोर्टेंट। उसकी वजह यह है कि अगर ST रेशो भी मैंने आपको ज्यादा दे दी है, तो हाउ कैन यू मिस टॉकिंग अबाउट लाइकर। लाइकर AFI तो उसका कम ना हो रहा, मोस्टली कम होना शुरू हो जाता है प्लेसेंटल इंसफिशियंसी में। उसके बाद अगर SD रेशियो ज्यादा आना शुरू हुई है, तो वी really want to know brain sparing effect. Is it, what about the middle cerebral artery Doppler? क्या उसके अंदर वो डॉपलर नॉर्मल है या उसके अंदर फ्लो तेज हो गया? अगर उसके अंदर फ्लो तेज आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ब्रेन भी अब अफेक्ट होना शुरू हो गया। ठीक है। तो देर आर फ्यू थिंग्स जिसपे आपने अल्ट्रासाउंड को लेके बैठ जाना है। सो इस अल्ट्रासाउंड को प्लीज बहुत डिटेल में डिस्कस करो। मैं आपको बता रही हूँ कि अल्ट्रासाउंड एंड फीटल ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन बहुत बेसिक समझा जाने इसलिए लग गया है क्योंकि दुनिया बहुत आगे जा चुकी है फीटल ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन को लेके। तो अब बहुत ज्यादा AI आ चुका हुआ है। अभी आप लोगों का तो, लेकिन आई थिंक अगले 1-2 सालों में शायद वो गाइडलाइन का भी पार्ट बन जाएगा, और वो चीज भी कैंडिडेट्स को उसी तरह आनी चाहिए होगी जैसे कि एक अल्ट्रासाउंड। सो अल्ट्रासाउंड तो बहुत बेसिक बात बन के रह गई है। तो उसके अंदर वाकई जो आपके माइंड में चल रहा है थ्योरी को लेके, उसको प्लीज इसी तरीके से आपने करना है कि कोई चीज मिस ना हो। एब्डोमिनल सर्कमफ्रेंस, एस्टिमेटेड बेबी वेट, पिछला कोई स्कैन हुआ 20 वीक्स पे था उसमें क्या था, और 24 वीक्स पे हुआ, और 26 वीक्स पे हुआ, और अच्छा नहीं हुआ है तो क्या था, उसके अंदर बेबी का वेट कितना था, उसके अंदर एब्डोमिनल सर्कमफ्रेंस क्या था, और अब क्या है, अब तो शी इज एट 32 वीक्स, मतलब आपने इस चीज को और नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, वो कहाँ गायब थी 1 महीने से या 2 महीनों से, कि उसका कुछ वर्कअप नहीं हुआ, यहाँ तक कि डेटिंग स्कैन भी हुआ, सब कुछ हुआ, तो ये कोई प्रैक्टिकल बात लग नहीं रही कि उसका फिर ग्रोथ, सीरियल ग्रोथ स्कैन हो। तो ये सारी चीजें आपने उसी तरीके से लेकर चलनी है जैसे अदरवाइज हम इस पेशेंट को देखते हैं और फिर हम एनालाइज कर रहे होते हैं। सो बिल्कुल ठीक है। और किसी ने कोई और इन्वेस्टिगेशन अगर हमने कुछ मिस कर दिया तो बता दें। मैडम AFI। ठीक है। मैं इसलिए बात कर रही हूँ, मैंने कोई डक्टस वेनोसिस वाला इसलिए जिक्र नहीं किया क्योंकि हम लोगों के इतना होता नहीं है, और वी डोंट मैनेज पेशेंट अकॉर्डिंग टू दैट, और वैसे भी पेशेंट अब 32 वीक्स बाय डेट्स आ चुकी हुई है, तो थोड़ा आसान हो गया काम।
लेकिन अदरवाइज यस, डक्टस वेनोसिस बहुत बेहतर हो जाता है अगर 26 अर्ली एफजीआर है। और अर्ली एफजीआर के अंदर तो फिर आपको पता ही है कि फिर आपने जब अर्ली डिलीवरी करनी है तो फिर आप डक्टस वेनोसिस को भी फॉलो करना शुरू कर देते हो, और फिर उससे आप डिसाइड कर रहे होते हो। ठीक है, गुड, चलो फिर आप मैनेजमेंट करें। मैडम AFI पेशेंट का हाँ, स्कैन एएफआई के नॉर्मल है। ऊपर। ओके मैडम, मैडम आसान दे BP दिया रिकॉर्ड, जी। मैडम BP रिकॉर्ड। ब्लड प्रेशर रिकॉर्ड भी नॉर्मल कर लेते हैं, बिकॉज अभी हम बहुत फोकस्ड कर रहे हैं जी। Okay, Madam, I offered support counsel about the diagnosis. This is primary gravida with small for gestation, maybe possibility of IUGR baby because Doppler is abnormal. I counsel the patient and family, tell about the disease high risk pregnancy. I tell about the risk of maternal complication, maternal increased risk of hypertension, placental abruption, and preeclampsia, fetal and stress level of mother, and fetal complication in increased risk of stillbirth, preterm labor, and IUGR, and increased risk of NICU admission, need of NICU admission. I involve after this counseling. I admit the patient. I involve multidisciplinary team. I involve the obstetrician, neonatologist, and radiologist, and anesthetics. After the admission, I stick vital monitoring, fetal surveillance and maternal surveillance. In maternal surveillance, strict vital monitoring and fetal key count chart, and BP record for 24 hours, and after and give steroid cover, and fetal monitoring. I monitor the fetus by biophysical profile 2 weekly, and CTG twice weekly, and Doppler once a weekly. If all things normal, then I go to at term at 36 plus 6 week. If any complication occur, if Doppler is reduce, absent, and reverse, and then I deliver the baby by a cesarean section at the place where NICU facilities are available. And I tell about the next time pre-pregnancy counseling, and next time at 12 week start aspirin and uterine artery Doppler at 18 to 22 week, and early growth scan in second trimester. हम्म। अच्छा देखो, आपने याद तो बहुत अच्छा किया हुआ है, लेकिन यू आर नॉट अप्लाइंग इट टू दिस पेशेंट। 28 वीक्स पे एसटी रेशियो ज्यादा है, एंड व्हाट आई कुड हियर फ्रॉम यू इज दैट यू आर टेकिंग दिस पेशेंट टू टर्म। दैट्स मैडम, इम्पॉसिबल नो मैडम, विद मैंने सेंट्रल एग्जाम इनसफिशिएंसी। में। जी मैडम। हाँ। अच्छा, और दूसरा आपने एडमिट भी शायद किया इस पेशेंट को, जी राइट? मैडम, जी जी एडमिट किया था कि तो बायोफिजिकल फिर प्रोफाइल एंड CTG के लिए। एक इधर शुरू में आपने एडमिट किया और लेके आप टर्म तक जा रहे हो, तो आर यू कीपिंग दिस पेशेंट इन द हॉस्पिटल टिल शी रीचेस टर्म? Okay, no, madam. My plan is if a patient is stable, is everything okay, then discharge. If any complication occur, I perform Doppler twice weekly. If Doppler डॉपलर is इज ओके। okay, Doppler okay, हम्म। हम्म। um, is okay, then madam I go to 36 plus 6 week. If फोर्टनाइट Doppler ही is शायद आप कहना चाह रहे हो। अच्छा नहीं देखो, मैडम, मेरी बात सुनो। okay, madam. इट्स नॉट लाइक दैट। देखो, मेरी बात एक बहुत इंपॉर्टेंट ये है, पहले तो ये कि एग्जाम में किसी भी केस को कैसे लेकर जाना है। सबसे पहले ये कि यू हैव टू टेल द डायग्नोसिस कि चल क्या रहा है, नंबर वन। नंबर टू ये कि आपने मिटरनल और फीटल कॉम्प्लिकेशंस बतानी है। वो ऐसे नहीं बोलना कि आई विल एक्सप्लेन टू हर द मिटरनल एंड फीटल कॉम्प्लिकेशन, आपने कहना है आई विल एक्सप्लेन टू हर द फीटल कॉम्प्लिकेशंस जो ये हो सकती है, एंड मिटरनल कॉम्प्लिकेशन जो ये हो सकती है। दोनों को अलग अलग बताना है। ठीक है, अच्छा। उसके बाद आपने, अगर तो आपने जिक्र कर दिया, इफ यू नीड टू एडमिट द पेशेंट, यू हैव टू जस्टिफाई टू द पेशेंट एंड टू द एग्जामिनर दैट व्हाई यू एडमिटिंग हर, right? Or till what time she will be admitted or kept in the hospital. It's a very important thing. It's a very big thing for a patient to get admitted in the hospital, क्योंकि उसने पूरा घर बार छोड़कर अब हॉस्पिटल आना है, और किसी ना किसी ने उसके साथ भी रहना है, और उसके दिन रात की बहुत सारी चीजें पूरी करनी है हॉस्पिटल में रह के। तो एक प्रॉपर जस्टिफिकेशन चाहिए उस चीज की। इफ यू आर सेइंग दैट यू विल एडमिट द पेशेंट, व्हाई? बिकॉज शी नीड्स मॉनिटरिंग,
She has got ultrasound which is showing more ST ratio. She doesn't seem to be that compliant that she can come back, or she doesn't seem to understand the severity of the condition. She may end up in IUD later on because of the ignorance or anything. So I would like to admit her. Yeah, her blood pressure is high, and there is ST ratio high. I want to admit her ताकि बीपी भी ठीक हो, उसको मैं यूरिन भी मॉनिटर करूं, और फिर मैं उसका डॉपलर भी देख सकूं. बिकॉज देयर मे बी अ पेशेंट जो अच्छी खासी पढ़ी लिखी है. फॉर एग्जाम्पल, अगर यही पेशेंट डॉक्टर होती है एंड शी अंडरस्टैंड्स द सेवेरिटी ऑफ द कंडीशन, एंड शी सेज कि आपने जो मॉनिटरिंग करनी है, फॉर एग्जाम्पल आपने अगर डॉपलर फोर्टनाइटली कराना है, या आपने डॉपलर या बायोफिजिकल एवरी 3 days कराना है कुछ, तो मैं घर से आकर कराती रहूंगी. I'll keep a check on the baby movement. बट इफ यू आर सेइंग दैट एसडी रेशियो ज्यादा है, या किसी का एब्सेंट एंड डायस्टोलिक आ गया है, रिवर्स हो गया, एंड यू डोंट वांट टू सेंड हर होम, चाहे वो जितनी पढ़ी लिखी है, तो फिर नहीं भेजना. ठीक है. तो आपको ये पता हो कि आप एडमिट कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो और कितनी देर तक कर रहे हो. फॉर एग्जाम्पल, अगर एसटी रेशियो ठीक है तो यू कैन सेंड हर होम ऑल्सो, राइट. और आप उसका घर से मॉनिटरिंग करा लो बुलाकर वापस. तो इस वजह से ये 2-3 चीजें. और मोस्टली यस, बाकी आपने ठीक है, लेकिन जो आपने कॉम्प्लिकेशंस बड़ी अच्छी बोली, बट आपने अलग अलग नहीं बोली. इसलिए बिल्कुल आपने मेटर्नल कॉम्प्लिकेशंस में स्टिल बर्थ और प्रीटर्म बर्थ बोल दिया, और बहुत सारी, मतलब इस तरह की बहुत इरिटेटिंग. आपने जो चीज बोलनी है, इट हैज टू बी वेरी प्रिसाइज, इट हैज टू बी ऑर्गेनाइज्ड इन अ वे कि जो कॉमन चीजें हैं वो पहले, अनकॉमन चीजें बाद में. इफ यू डोंट टॉक लाइक दिस इन योर एग्जाम, यू विल नॉट पास, नॉट इवन पास. मतलब एग्जाम इस तरह का है कि इसमें आपको इतना परफेक्ट होके जाना है कि आपने बोलना भी ऑर्गेनाइज तरीके से. बेशक चीजें पूरी करके बोल रहे हो, लेकिन इफ इट इज नॉट ऑर्गेनाइज, यू विल नॉट पास. ठीक है. एग्जामिनर्स वहां पे चाहे जितना भी कह लें कि हम पास करने के लिए आए होते हैं, लेकिन कोई पास नहीं हो रहा होता, वो वहां पास करने नहीं आए होते. वो वहां पे सिर्फ उस बंदे को पास करने आए होते हैं जो उन्हें लगता है कि ना सिर्फ सेफ है आप पेशेंट के लिए, बल्कि एक सिस्टमेटिक और ऑर्गेनाइज्ड है. हैपहैजर्ड नहीं है उसकी पर्सनालिटी. ठीक है. उन्होंने देखो, जो फेलोशिप की डिग्री देंगे, वो ऐसे नहीं है कि वो किसी को भी दे दें तो वो जाके कल को किसी का भी एफजीआर जाके मैनेज कर ले. इट कैन नॉट हैपन. आईयूडी हो जाएगा फिर. वो अगर आज आपको एफजीआर पे डिग्री दे देंगे, यू आर गोइंग यू विच मीन्स के दे हैव अलाउड यू टू गो एंड मैनेज एनी एफजीआर इन द वर्ल्ड और इन द कंट्री. तो क्या, बट आप आए भाई चाहे, आपने यही नहीं बात की कि फीटल, आपको यही नहीं पता कि फीटल कॉम्प्लिकेशन में क्या बोलना था और मैटरनल कॉम्प्लिकेशंस में क्या बोलना था. आपने यही नहीं बताने के है कि आपने उसे एडमिट किया तो क्यों किया और कब तक किया. 24 hours बाद आर यू सेंडिंग हर होम, और इफ नॉट देन व्हाई नॉट. ठीक है. तो फिर आपका तो कोई फिर तो वो ज्यादती कर रहे हैं ना. सो आपने ये बात ध्यान में रख के जाना है कि नो वन इज, कोई एग्जामिनर वहां पे इज नॉट प्रेजेंट देयर टू पास यू. नंबर वन, आपने खुद जबरदस्ती उनसे लेके पास होना है. इसलिए अगर आप अपनी बातें, अपनी थ्योरी ऑर्गेनाइज तरीके से नहीं बोलोगे, यू विल नॉट पास. ठीक है. अच्छा, इसके अंदर उस आई रियली लाइक डेट आपने जो मल्टी डिसिप्लिनरी टीम इन्वॉल्व की, जैसे मैंने आपको भी शुरू में एआई वाली बात की थी, वो इसलिए भी थी कि शुरू से ही एनडीटी इन्वॉल्व हो जाती है उसके अंदर. तो यस, वो आपने बिल्कुल ठीक बात कर ली. उसके बाद अनीमिया, अनीमिया को तो भूल ही गए. मतलब यू हैव टू ट्रीट हर अनीमिया ऑल्सो. समटाइम्स वेरी वेरी सिवियर अनीमिया, although anemia has got nothing to do with IUGR, very frankly. बट कहते हैं वेरी लेस इंसिडेंस, बहुत आगे जाके क्रॉनिक अनीमिया फिर भी थोड़ा बहुत आईयूजीआर की तरफ कर सकता है, लेकिन उससे पहले प्री टर्म डिलीवरी कर सकता है, या पीपीएच. वरना अगर अनीमिया में आईयूजीआर होता तो पाकिस्तान में इस वक्त जितना हाई रेट अनीमिया का है, उससे ज्यादा हाई रेट आईयूजीआर बेबीज का होता. लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि जितनी इग्नोरेंट खवातीन है, ये जो हमारा लेबर क्लास है, वो सारा दे आर एनीमिक बट दे गॉट बिगर बेबीज देन द फूडिंग पीपल. यही तो नेचर का कमाल है. लेकिन द थिंग इज के इसलिए नॉट नेसेसरली कि शी दिस पेशेंट प्राइमरी ग्रेविडा हैज गॉट आईयूजीआर बिकॉज ऑफ एनीमिया. सो एनीमिया इज नॉट एक्चुअली अ प्री डिस्पोजिंग फैक्टर फॉर आईयूजीआर इन पर्टिकुलर. तो बट यू हैव टू करेक्ट हर अनीमिया, क्योंकि अब 32 वीक्स पे अगर वो है और 28 वीक्स फंटल हाइट आ रही है, एक हफ्ते में हो सकता है आपने उसका बेबी डिलीवर करना हो, क्योंकि एसटी रेशो ज्यादा आ रहा है, तो 9 HB के साथ तो काम नहीं चलेगा ना. तो यस, यू विल करेक्ट हर अनीमिया. और उसके बाद how are you going to manage her? If you think you have to keep her in the hospital for the DEXA cover, or maybe you need to give her magnesium sulfate also, although she's at 32 weeks, but again,
यू नीड टू रूल इट आउट कि बाकी अगर वो 32 पे है, फिर ना देना मैग्नीशियम, लेकिन अदरवाइज डेक्सा कवर कंप्लीट करने के लिए, उसका डॉपलर फोर्टनाइटली कराने के लिए, ग्रोथ स्कैन तो 2 वीकली होता है, और अगर डॉपलर नॉर्मल आ रहा हो तो वीकली होता है। ये चीज प्लीज याद कर लो कि कब कब क्या क्या कराना है। और उसके बाद आपका अगर डॉपलर के अंदर एसटी रेशो के अंदर और इनसफिशिएंसी आना शुरू होती है, जैसे कि एब्सेंट या रिवर्स, तो फिर तो हम इमीडिएट डिलीवरी प्लान कर सकते हैं। लेकिन अगर अगर वो हफ्ते बाद हफ्ता और प्रोलॉन्ग करके आता है, so then you can deliver her late also. So you will discuss with the patient that after DEXA cover completion, if she can come back for the serial Doppler scans again and again, तो फिर तो वो वापस आकर कराती रहे, but with the high risk consent in a way that fetal problems हो सकती हैं considering high SD ratio और वो सारा, but तो अगर मॉनिटरिंग के लिए, लेकिन CTG once a day की मॉनिटरिंग की इम्पोर्टेंस है। डॉपलर अगर नॉर्मल आ रहा है तो वीकली, नहीं नॉर्मल आ रहा तो फोर्टनाइटली, और सीरियल ग्रोथ स्कैन 2 वीकली। उससे पहले ग्रोथ स्कैन आप वीकली नहीं कराते हो, 2 वीकली, 200 ग्राम्स 2 वीक्स बेबी का वेट बढ़ना चाहिए। तो सीरियल ग्रोथ स्कैन 2 वीकली, डॉपलर इफ अगर नॉर्मल है तो वीकली आप करा लो, और अगर वरना आप 2 वीकली भी करा सकते हो, बट एसटी रेशियो या प्लेसेंटल इंसफिशिएंसी में जो प्रॉब्लम्स आ रही है, उस केस में आप फोर्टनाइटली भी करा लेते हो। समटाइम्स वी गेट द डॉपलर डेली ऑल्सो। फॉर एग्जाम्पल, पेशेंट एब्सेंट एंड डायस्टोलिक फ्लो के साथ आई है, तो आप कई दफा डेली भी करा लेते हो। तो वो उस तरीके से आप देख सकते हो, बिकॉज ऑब्वियसली प्री टर्म भी हमारे सेटअप में इवन एट 32 वीक्स। सॉरी, मेरा ना इंटरनेट का प्रॉब्लम हो गई थी। जी। सो मैं आपको यही बता रही थी कि कैसे कहते हैं। ठीक है, सो इसमें बहुत इम्पोर्टेंट, जैसे मैंने आपसे कहा कि बात शुरू होती है डेट्स पे से, फिर फर्नल हाइट से, फिर अल्ट्रासाउंड, और फिर डॉपलर और मैनेजमेंट में कि कब कब क्या क्या रिपीट कराओगे। इफ एवरीथिंग इज नॉर्मल बट फंडाइट इज लेस, देन ग्रोथ स्कैन्स 2 वीकली, डॉपलर भी 2 वीकली, एंड डॉपलर वीकली, राइट। और अगर कुछ एबनॉर्मेलिटी आ रही है तो डॉपलर फोर्टनाइटली, सीटीजी डेली, बायोफिजिकल प्रोफाइल एवरी 3 days यानी ट्वाइस अ वीक, और ग्रोथ स्कैन 2 वीकली। ऑलवेज रिमेम्बर इट लाइक दिस, राइट। और अगर एब्सेंट है इन द रिवर्स में, तो वी डोंट वेट, राइट, वी हैव टू डिलीवर द बेबी इन लेस देन 24 आवर्स। बट अगर एब्सेंट है तो उसके अंदर आप डेली डॉपलर भी करा लेते हो। और डॉपलर के अंदर यस, अम्बिलिकल आर्टरी डॉपलर और मिडिल सेरेब्रल आर्टरी डॉपलर हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे सेटअप में। और इफ द पेशेंट इज एट gestational एज 30 weeks और above, then we can plan delivery. If there is an emergency, if 30 weeks and below है, then you can discuss the patient with discuss with her
अबाउट द प्रोग्नोसिस के 30 से पहले सर्वाइवल कितना है, वो सारा, बिकॉज मोड ऑफ डिलीवरी उस पर डिपेंड करेगी। कंसिडरिंग मोड ऑफ डिलीवरी, राइट, मोड ऑफ डिलीवरी बताओगे फातिमा? मैडम हम सी सेक्शन से करेंगे। अगर 34 वीक से पहले डिलीवरी होगी तो मैं साथ मैग्नीशियम सल्फेट भी दूंगी स्टीराइड के साथ। आफ्टर 33+6 वीक कितने? के बाद ऑल मैडम राइट, थर्टी ऑल राइट। 33+6 वीक पे मैं कंसीडर करूंगी मैग्नीशियम सल्फेट हम्म। ठीक है, और ठीक है। स्टीराइड ऑफर करूंगी और मैडम सी हम्म। सेक्शन से डिलीवरी करूंगी। बिल्कुल ठीक है। मैग्नीशियम सल्फेट का जब आपने जिक्र किया, एंड फॉर द प्री टर्म थिंग या न्यूरो प्रोटेक्शन, तो उसमें अगर आप ये कहते हैं कि इफ आई एम प्लानिंग डिलीवरी इन नेक्स्ट 24 आवर्स, तो फिर वो ज्यादा बेहतर स्टेटमेंट होती है इंस्टेड के 33+ पे आप ज्यादा एम्फेसाइज करते। सो यस, यू आर गुड, बिल्कुल ठीक है। मैग्नीशियम कवर, डेक्सा कवर इज इंपॉर्टेंट। मोड ऑफ डिलीवरी में डायरेक्ट सिजेरियन सेक्शन के बजाय, जिस तरह हम पेशेंट से डिस्कस करते हैं क्लिनिक पे या ओपीडी में, कि व्हाई आर यू ऑप्टिंग सिजेरियन सेक्शन फॉर हर, because there is placental insufficiency, and these babies cannot tolerate the uterine contractions, or the placental, पहले placental insufficiency है तो uterine contractions से जो मजीद placental insufficiency होती है, तो there are high chances of IUG, of IUD, या intrapartum death। यस तो इस वजह से it's definitely first option is always cesarean section। एक चीज, यस अच्छा, अगर एस टी रेशियो नॉर्मल हो, लेकिन देर इज एस जी ए, या यू नो या लाइकर थोड़ा लोअर साइड पे है, तो फिर एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन तो नहीं होगी नॉर्मल डिलीवरी। तो फिर आप ऑप्शंस दोगे, लेकिन अगेन इट विल बी योर प्रेफरेंस। इफ यू वांट टू गिव नॉर्मल डिलीवरी प्रेफरेंस देना चाह रहे हो, तो फिर नंबर वन ऑप्शन विल बी नॉर्मल डिलीवरी फॉर द पेशेंट, और नंबर टू ऑप्शन विल बी सिजेरियन सेक्शन विद, लेकिन नॉर्मल डिलीवरी विद लो थ्रेशोल्ड फॉर सिजेरियन सेक्शन करके बोलोगे। कि अगर इंट्रापार्टम कोई उसको डेवलप हो गया फीटल डिस्ट्रेस, जिसके थोड़े ज्यादा चांसेस है एज कम्पेयर टू एनी अदर बेबी, तो फिर आप वो कर लोगे, ठीक है। सो गुड। जी और मैडम। हम्म, मैडम वो गाइडलाइन तो वो प्लेसेंटल वो भी लिखती हैं कि प्लेसेंटा करना आप वो करवाएं, उसकी बायोप्सी वगैरह कराएं, तो हम तो नहीं बोलेंगे ना एग्जाम में। नहीं, जो हम जो न्यू नहीं कर रहे गाइडलाइन है। उसकी जरूरत नहीं है, नहीं करना, ना बोलो। ठीक है मैडम। देखो, हमने वही असूल को कायम रखना है। हमने बायोप्सी कब करानी है? हमने मिसकैरेज में करानी है। अगर किसी की आपने एक्सपल्शन कराई है, फॉर एग्जांपल सेकेंड ट्राइमेस्टर में, और उसके बाद डीएनसी की है, वी डोंट गेट द बायोप्सी डन, ठीक है। हम बायोप्सी कराते हैं मिसकैरेज में, हम बायोप्सी कराते हैं ये प्लेसेंटा एक्रीटा की हिस्टेक्टमी में, हम ऑब्स्टेट्रिक्स में अदरवाइज कहीं और बायोप्सी कराते नहीं है, एक्सेप्ट कि वो भी नहीं कराते, बस आप ये याद कर लो, ठीक है। जी मैडम। मैडम एक और चीज पूछनी थी कि वो हाँ, आपने कहा था कि एसडी रेशियो ना ज्यादा है, तो और वो एंड डायस्टोलिक फ्लो नॉर्मल है। मैडम क्या ऐसा हाँ, होता है क्योंकि होता है। मेरे माइंड में था कि शुरू अगर में यानी ऐसा ही कि होता है। अच्छा ठीक है मैडम। जरूरी नहीं होता कि एकदम से एंडास्टॉलिक एब्सेंट ही हो जाए, इसीलिए फोर्टनाइटली डॉपलर कराएंगे, क्योंकि वो एंडास्टॉलिक उसके बाद होना ही है। जी मैडम। ठीक है, गुड। सो मैडम इसको भी हाँ, मैडम मैडम हाँ जी, मैडम इसको आप एक दफा मतलब है, जैसे मैंने ना वो मैनेजमेंट सही नहीं बताई थी, एक दफा आप बता दें कि अगर मैंने बिल्कुल ठीक एग्जाम है। में किस तरह की वर्डिंग करूंगी, जैसे ये यस, सिनेरियो था तो कि मैं आप इस एडमिट केस करूंगी। में बिल्कुल ठीक है। सो इसमें आप कहोगे कि आई विल, आफ्टर माय हिस्ट्री एग्जामिनेशन इन्वेस्टिगेशन, आई विल एक्सप्लेन टू माय पेशेंट दैट हर फंडल हाइट इज लेस फॉर gestational age. By dates, she is at 32 weeks, but her fetal growth is at the level of 28 weeks, which shows that the fetal growth stopped almost 4 weeks uh, before the present date. ठीक है, and so I will explain to her that this is a case of fetal growth restriction and placental insufficiency according to the ultrasound. Considering this, I will explain to her high risk nature of the pregnancy, especially considering the possibilities for the fetal complications that may include, जो आपने शायद मेरे से ज्यादा अच्छी बोली, that may include intrauterine fetal demise or preterm delivery of the fetus, and the possible maternal complications that she may end up in the cesarean section and the preterm birth of the baby, of course. और इसमें अगर एक दो और कोई कॉम्प्लिकेशंस हैं तो वो आप खुद ही ऐड कर लेना। And considering all this, I will explain to her that she needs to be admitted in the hospital at least for one day for the complete workup. Considering the situation, I would like to involve multidisciplinary team, जिसमें वो सब लोग शामिल होंगे जो फातिमा ने बहुत अच्छे बोले थे, उसको उसी तरह बोल देना है। So I will involve the multidisciplinary team. I would like to correct her anemia. अच्छा, मैं अब आप लोग ये नोट करो कि मैं इसकी डिटेल में अभी नहीं जा रही।
मैंने अनीमिया की नहीं भी डिटेल बोलना शुरू की कि मैं से आयरन दूंगी या मैं क्या दूंगी. आई एम जस्ट सेइंग दैट आई विल करेक्ट हर अनीमिया and will then would like to do monitoring of the patient or will keep her in the hospital for the monitoring, considering the fetal growth, ultrasound, growth scan, as well as the Doppler. ठीक है, and CTG. एंड आई वुड लाइक टू कंप्लीट द डेक्सा कवर. अब ये मैंने एक पूरा, जिसे कहते हैं ना, मैप, माइंड मैप सिर्फ अपने एग्जामिनर के सामने रखा है कि ये चीजें जो मैं करूंगी. अगर मैं इस चीज को डिटेल में पहले पॉइंट से बोलना शुरू कर देती कि ये तो काउंसलिंग हो गई फीटल और मैटरनल कॉम्प्लिकेशंस की, अब मैंने इसे एडमिट किया, तो मैं इसे दिन में 2-3 दफा विजिट कर रही हूँ. मैं इसको जो है बीपी इसका मैं दिन में 3 दफा चेक करा रही हूँ. और मैं फीटल हार्ट इसके हर इतनी देर बाद चेक करा रही हूँ. सीटीजी मैं दिन में 1 दफा कर रही हूँ. अल्ट्रासाउंड मैं ये कर रही हूँ, 3 दिन बाद मैं इसका बायोफिजिकल करूंगी. डॉपलर मैं फोर्टनाइटली करूंगी, ये करूंगी वो करूंगी. और फंडल हाइट मैं इतनी देर बाद इसकी मेजर करूंगी. और इतनी देर में बेल बज जानी है. और मेरा जो बाकी का माइंड मैप था, जिसमें एनीमिया करेक्शन था, जिसके अंदर एडमिशन की रीजंस थी, जिसके अंदर डेक्सा कवर था, वो सारी चीजें रह जाती. तो मैंने पहले 4 लाइनों में सिर्फ अपना माइंड मैप रखा है. अब मैं इसको, बिकॉज आई हैव टाइम, एग्जामिनर को पता चल गया है कि इसे ये सब कुछ करना है, पास आप वहीं हो चुके हो, ठीक है. लेकिन अब मैं इन्हीं चीजों को एलैबोरेट करना शुरू करूंगी. दैट आई हैव एक्सप्लेन टू हर ऑलरेडी. द हाई रिस्क नेचर ऑफ द प्रेगनेंसी, मल्टी डिसिप्लिनरी टीम इन्वॉल्व हो चुकी हुई है. अगर एग्जामिनर रोक के मेरे से पूछेगा कि आपने नीमिया कैसे करेक्ट करना है, तो मैं रुक के बता दूंगी. जो कि अगर वाइवा बहुत अच्छा जा रहा होगा तो वो पूछेगा, और जाहिर है जो अच्छा कैंडिडेट है वो उसी तरह एक लाइन में बोलेगा कि हर हीमोग्लोबिन इज 9, आई मे नीड टू डिलीवर हर एनी टाइम बिकॉज हर एसटी रेशियो इज ऑलरेडी हाई. And because of the ST ratio, my preference would be cesarean section. So I cannot do cesarean section at 9. Either I will transfuse her with one Paxil, or I would like to keep 1 or 2 units of blood all the times range cross match, ताकि मैं cesarean के साथ लगा दूंगी. ठीक है, अगर 8 होता तो मैं तो अभी फॉरन ब्लड लगाती, क्योंकि कभी भी सेरेन करना है. लेकिन अगर 9 है, अगर आप पहले ब्लड नहीं लगा रहे हो, तो आई विल एटलीस्ट कीप 2 units ऑल द टाइम्स अवेलेबल. क्योंकि अब अभी इस वक्त ओरल आयरन या आईवी आयरन को देने का फायदा नहीं होना. ठीक है. सो अनीमिया करेक्शन हो गई. उसके बाद मॉनिटरिंग. सो एज शी इज इन द हॉस्पिटल, आई वुड लाइक टू गिव हर फीटल किक काउंट चार्ट, कीप अ चेक ऑन द फीटल किक काउंट ट्वाइस अ डे. ठीक है. I will do her CTG once a day because she is at 32 plus weeks, right? It's not early FGR, it's late FGR. Try to use good terms when you are explaining management. ठीक है. Then क्या कहते हैं, CTG once a day. And then I will do her Doppler fortnightly. Meanwhile, I will give her DEXA cover. And उसके बाद जब ये सारा कुछ होगा, if things are all right, I can explain to her that it's better if she stays in the hospital. If she cannot, then she can come back to me after 2 days, and but her fetal movement should be normal. And I will also explain to her the high risk for the fetal intrauterine fetal demise with the placental insufficiency, which has been shown in the ultrasound. And if she understands all this, and if she understands the fetal movements and the monitoring of fetal movements, then I can send her home and she can come back again after 2 days, and I will do the Doppler again. और फिर मैं डिसाइड कर लूंगी. और थ्रू आउट आई विल एक्सप्लेन टू हर, आई विल डिस्कस विद हर मोड ऑफ डिलीवरी एट द सेम टाइम, because she has placental insufficiency. Cesarean section is the preferable mode of delivery in her case, as there are high chances of fetal distress during labor for the normal delivery. So at the same time, my neonatologist is already on board, and I would like to know the patient also, the high risk or the risk factors for the preterm delivery and later on care of the baby as well. And बट द टेक्सा कवर इज कम्प्लीटेड, तो हमने तो उस चीज को अच्छे अच्छे उसकी तरफ ही लेकर जाना है. एंड मोस्टली इफ शी इज एट 32 वीक्स, बेबीज डू सर्वाइव. बट अगेन आई विल एक्सप्लेन टू हर कि अगर मैं फॉर एग्जाम्पल अभी फॉरन क्यों नहीं कर रही, बिकॉज एवरी अदर डे द सर्वाइवल ऑफ द बेबी गेट्स बेटर. सो द टेक्सा कवर विच इज बीन गिवन नाउ, आई वुड लाइक के उसका इफेक्ट आ जाए. और वो सारा कुछ हमारी डॉक्टर ने कहा कि वो मैग्नीशियम भी देंगी, विच इज अगेन नॉट रॉन्ग, बिकॉज एसटी रेशो ऑलरेडी ज्यादा आया हुआ है. यू नेवर नो, नेक्स्ट 24 आवर्स में आप डिलीवरी प्लान कर रहे हो, तो यस यू कैन गिव मैग्नीशियम फॉस्फेट आल्सो. ठीक है. मैडम थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा मुझे तो समझ आपने हर अपनी स्टेटमेंट में इतनी चीजें कवर करके बोलनी है, जी मैडम। बिकॉज 10 मिनट्स बहुत कम है. और उन 10 मिनट्स में आप ये सोचो, पहले 3-4 मिनट तो सिर्फ बेसिक बातें हो रही होती है, और आपने कोई मौका ही नहीं देना एग्जामिनर को कि उसने अनीमिया की बात की है, तो लेस देन 30 सेकेंड में वो बात खत्म हो. बिकॉज आपका केस अनीमिया का नहीं है, आपका केस तो एफजीआर का है.
और यस, उसके बाद आपके पास फिर भी 2 मिनट बचेंगे, फिर वही चीज डिस्कस होगी कि नेक्स्ट टाइम ऐसा क्या हो जो अब हुआ वो ना हो। तो यस, एस्पिरिन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब तो ये भी रिकमेंडेशंस आना शुरू हो गई है कि 3 मंथ्स बिफोर प्रेगनेंसी वो 75 मिलीग्राम ओडी लेना शुरू कर दें। व्हेन शी गेट्स प्रेग्नेंट शी कैन इवन स्टार्ट एट 12 वीक्स 150 mg लोप्रीन एट नाइट। ये स्टेटमेंट गाइडलाइन में लिखी हुई है, 2024 की जो गाइडलाइन है। तो आप उसी तरह बोलोगे कि वो लोप्रिन लेना शुरू कर दे, वो सारा कुछ। तो एंड देन रूलिंग आउट द एपीएलएस लेटर ऑन, बाद में जाकर आफ्टर 3 मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी यू कैन गेट द एपीएलएस टेस्ट डन ऑल्सो टू फाइंड आउट कि उसके अंदर आईयूजीआर एकदम से आना क्यों शुरू हो गया। वो सारी चीजें फिर आप बाद में करते हो। और तो ये सारी थ्योरेटिकल नॉलेज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। Yes, madam. Thank you so much. You're welcome। चलो गुड, अब क्लास हम खत्म करेंगे क्योंकि हम पहले ही Yes, थोड़ा ma'am. सा हो